नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में। हम चर्चा कर रहे थे एचओ सिद्धांत, हेक्सर-ओलिन थ्योरी की। हम बात कर रहे थे कि मांग दशाएं समान नहीं होने की स्थिति में साधन जो संपन्नता है या प्रचुरता है उसका भौतिक मानदंड के आधार पर जो व्यापार है वो निष्फल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो वो किस चित्र की सहायता से समझ रहे हैं। चित्र में आप देख रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र पी क्यू और P1 Q1 इंगित करते हैं देश जो ए है वो पूंजी प्रचुर है और देश बी है वो श्रम प्रचुर है। तो ये जो पी क्यू और P1 Q1 ये दो उत्पादन संभावना वक्र हैं। एक है जो मशीन वाला है और एक क्लॉथ वाला अधिक है। तो इस तरीके से जो पहला देश है वो पूंजी प्रचुर है, दूसरा श्रम प्रचुर है। दोनों देशों में मांग का पैटर्न अलग अलग है। सामुदायिक उदासीनता वक्र A1 A2 और A3 देश ए में मांग पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं, जबकि B1 B2 B3 जो है देश बी में मांग पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं। देश ए से संबंधित सम राजस्व वक्र SS1 जो ऊपर वाला है सी बिंदु पे, तथा देश बी से संबंधित जो TT1 है वो देश बी का सम राजस्व वक्र के ढाल से कम है, यानी कि SS1 का ढाल TT1 से कम है। तो ये क्या बता रहा है कि जो प्राइस ऑफ क्लॉथ रिलेटिव टू प्राइस ऑफ मशीन, तो कपड़े और मशीन का जो प्राइसों का अनुपात है वो देश ए में कम है देश बी की तुलना में। तो ये जो ढाल है वो बता रहा है दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को, तो वो किस में कम है, देश ए में बजाय देश बी के। अब मांग की स्थिति ये बताती है कि देश ए में मशीनें महंगी है जबकि कपड़ा सस्ता है, और देश बी में कपड़ा महंगा और मशीनें सस्ती है। तो ये मांग की दशाओं की वजह से ऐसा उल्टा हुआ है, जबकि उल्टा होना नहीं चाहिए साधन उपलब्धता के आधार पे। तो इसलिए देश ए कपड़े का निर्यात करने का निर्णय ले सकता है क्योंकि वहाँ पे कपड़ा सस्ते में बन रहा है, जबकि देश भी मशीनों के निर्यात का निर्णय ले सकता है क्योंकि वहाँ पे मशीनें सस्ती बन रही हैं। जबकि मशीनें जो हैं वो पूंजी प्रचुर वाली हैं, पूंजी गहनता वाली, और कपड़ा श्रम गहन है। इसलिए डिमांड का पैटर्न हेक्सर-ओलिन सामान्यीकरण को बंद कर सकता है, और पूंजी प्रचुर देश पूंजीगहन वस्तु का निर्यात करेगा और श्रम प्रचुर देश श्रम गहन वस्तु का निर्यात करता है। ये जो हेक्सर-ओलिन की अवधारणा है इसको मांग की दशाओं में भिन्न होने पर यह सामान्यीकरण लागू नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष साधन प्रचुरता के मूल्य मानदंड की, यानी कि प्राइस क्राइटेरियन की। तो सापेक्ष साधन प्रचुरता को परिभाषित करने के लिए वैकल्पिक मानदंड के रूप में मूल्य मानदंड को प्रस्तुत किया गया। यह मानदंड नीचे दिए गए अनुसार बताता है कि एक देश जिसके पास अपेक्षाकृत सस्ती पूंजी है और श्रम अपेक्षाकृत महंगा है तो वो क्या कहा जाएगा, पूंजी प्रचुर देश होगा। अर्थात जिस साधन की कीमत जिस देश में कम होगी उसको तुलनात्मक कीमतों की बात हो रही है, निरपेक्ष कीमतों की नहीं। तो यह रिलेटिव प्राइस जिस देश में जिस साधन का कम होगा वो प्रचुरता में पाया जाता माना जाएगा। इसके विपरीत पूंजी और श्रम की भौतिक मात्रा के बावजूद, यानी कि जो भौतिक मात्राएं हैं वो कितनी भी हों, लेकिन रिलेटिव प्राइस जिस फैक्टर का कम होगा वो वहाँ एबंडेंट माना जाएगा। देश एक की अपेक्षाकृत पूंजी प्रचुर कहने के लिए निम्न दशाएं पूरी होनी चाहिए कि प्राइस ऑफ कैपिटल इन के डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ लेबर इन ए, यानी कि जो पी के पी एल का रेशो है ए देश में वो कम होना चाहिए बी देश की तुलना में, तो वो ए देश को पूंजी प्रचुर कहा जाएगा। यहाँ पी मूल्य को दर्शाता है, कैपिटल और लेबर जो है पूंजी और श्रम का, और ए और बी दोनों देशों को बता रहे हैं। इसी प्रकार देश ए को अगर श्रम प्रचुर होगा और पूंजी दुर्लभ माना जाए तो ये चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, यानी कि इसमें अगर पी एल को ऊपर ले लें अपन, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ कैपिटल, तो श्रम और पूंजी के मूल्यों का अनुपात है वो देश ए में कम होना चाहिए देश बी के, तो वो श्रम प्रचुर देश बन जाएगा ए देश। अब मान लीजिए कि देश ए पूंजी प्रचुर है और श्रम दुर्लभ है, तो ब्याज दरें अपेक्षाकृत यहाँ पे कम होंगी। पूंजी प्रचुर होगा तो पूंजी के रिटर्न जो होता है वो ब्याज होता है वो कम होगा, और देश में ब्याज दर और मजदूरी की दरों की तुलना में मजदूरी दर अपेक्षाकृत अधिक होगी। इसलिए देश ए पूंजीगहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करने का निर्णय करेगा और श्रमगहन वस्तुओं का कपड़े का आयात करेगा। इस सामान्यीकरण को हम चित्र 7.3 के माध्यम से समझा सकते हैं। चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे ए बी जो है वो देश ए के लिए साधन मूल्य रेखा है और A1 B1 देश बी के लिए साधन मूल्य रेखा है। तो चूंकि ए बी का ढाल जो है A1 B1 से अधिक है, तो इसलिए देश ए में पूंजी अपेक्षाकृत सस्ती है क्योंकि पूंजी को y अक्ष पे मापा गया और लेबर को x अक्ष पे मापा गया है। तो यहाँ ए देश में पूंजी सस्ती है और बी देश में श्रम सस्ता है, तो ए देश पूंजी संपन्न है और बी देश श्रम संपन्न है। तो ये किस से दर्शा सकते हैं, पहले वाले समीकरण से। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऑफ कैपिटल टू लेबर जो है वो ए देश में कम होगा बजाय बी देश के। तो
पूंजी और श्रम के मूल्यों का अनुपात ए देश में कम होगा बी देश की तुलना में। अब साधन मूल्य रेखा ए बी पर आर ए बी के बिंदु आर पर पूंजी सघन वस्तु मशीन के समोत्पाद वक्र एम की स्पर्श रेखा है। तो एम जो है वो किसका समोत्पाद वक्र है? मशीनों का। और सी है जो वो कपड़े का है। तो ए बी को एम जो है आर बिंदु पे स्पर्श करता है और माना कि एम जो है 100 यूनिटों को प्रदर्शित करता है। तो इन 100 यूनिटों का उत्पादन के लिए पूंजी की ओके यूनिट और श्रम की ओएल इकाइयाँ लगानी पड़ेंगी इस चित्र के अनुसार। अब ओएल श्रम की मात्रा पूंजी की ए के मात्रा के बराबर है। ये हम देख सकते हैं कि भाई जो ऊपर छूटा हुआ हिस्सा है ओ वाई एक्स पे कटान बिंदु से लेकर के वो इसकी श्रम यूनिट के बराबर होता है। तो ओएल बट ए के बराबर हो गया। तो दूसरे शब्दों में पूंजी की संदर्भ में देश में अगर 100 मशीनें उत्पादित करना चाहो तो इन दोनों को श्रम और पूंजी की इकाइयों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओए मात्रा हो जाएगी पूंजी की। तो 100 मशीनों के उत्पादन की लागत ओए के रूप में हो जाएगी पूंजी के रूप में। इसी प्रकार देश बी का साधन मूल्य रेखा A2B2 है, उसके समानांतर हमने खींची A1B1 के समानांतर A2B2 खींची और ये बिंदु S पर पूंजी सघन वस्तु मशीन के समोत्पाद वक्र एम की स्पर्श करती है। यह प्रदर्शित करता है कि देश बी पूंजी की OK1 इकाइयाँ और श्रम की OL1 इकाइयों का प्रयोग करके 100 मशीनों का उत्पादन कर सकता है। इसका अर्थ है कि पूंजी की A2K1 इकाइयाँ श्रम की OL1 इकाइयों के बराबर है और जब इनको जोड़ें तो देश बी जो है 100 इकाइयों मशीनों की इकाइयों का उत्पादन करने के लिए कुल लागत पूंजी के रूप में OA2 के बराबर हो जाती है। तो इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि 100 मशीनों के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में लागत देश ए में देश बी की तुलना में अधिक है। तो चूँकि वहाँ पे सस्ती मिलती है, देश ए में पूंजी सस्ती है और देश बी में पूंजी महंगी है, इसलिए पूंजी के रूप में 100 मशीनों का देश ए में ज़्यादा लागत आएगी और देश बी में कम लागत आएगी। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मशीनों का उत्पादन देश बी की तुलना में देश ए में अधिक पूंजी गहन है। इसी प्रकार देश ए में कपड़े की 100 मीटर मान लिया जाए, सी का मतलब 100 मीटर का है, के उत्पादन में श्रम की OL2 मात्रा और पूंजी की OK2 मात्रा को R1 पर नियोजित किया जाता है। R1 बिंदु के हिसाब से इतनी मात्रा चाहिए दोनों साधनों की। तो R1 देश ए की साधन मूल्य रेखा AB और समोत्पाद वक्र सी का स्पर्श बिंदु है। अब समोत्पाद वक्र सी जो है कपड़े की 1000 मीटर का प्रतिनिधित्व करता है। इस साधन संयोजन को देखते हुए पूंजी की OK2 मात्रा और श्रम की BL2 इकाइयों के बराबर होगी और श्रम के मामले में देश ए में 100 मीटर कपड़ा की उत्पादन की लागत अगर श्रम में देखें तो OK2 और BL2 जो है बराबर है, उसमें आपका OL2 में जोड़ देंगे इनको तो आपकी हो जाएगी टोटल लागत श्रम के रूप में हो जाएगी OB के रूप में। तो 1000 मीटर कपड़े के लिए OB लागत श्रम के रूप में हो जाएगी टोटल। इसी प्रकार देश बी में साधन मूल्य रेखा A1B1 और समोत्पाद वक्र सी का स्पर्श बिंदु S1 है। देश बी में 1000 मीटर कपड़ा उत्पादन करने के लिए पूंजी की OK3 मात्रा और श्रम की OL3 मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब पूंजी की OK3 मात्रा है वो श्रम की VL-B1L3 मात्रा के बराबर होगी। अतः श्रम की दृष्टि से अगर 1000 मीटर कपड़े की लागत देखी जाए तो वो आएगी OB1B देश में। इससे पता लगता है कि श्रम प्रचुर देश ए के मुकाबले 1000 मीटर कपड़े के उत्पादन में श्रम का अधिक उपयोग होता है और देश बी में कपड़े के उत्पादन और निर्यात में विशेषज्ञ होगा, जबकि देश ए जो है पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करेगा। तो यहाँ हम मूल्य मानदंड के आधार पर देख रहे हैं कौन सा देश किसके, यानी कि जिस साधन की मात्रा बहुतायत में होगी वो देश उसी वस्तु का निर्यात करेगा और उसके उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। अब हम बात कर लेते हैं साधन गहनता यानी कि फैक्टर इंटेंसिटी की। तो हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत ने लागत में तुलनात्मक अंतर के लिए पहले तो बताया फैक्टर एंडोमेंट या साधन विन्यास को, उसका अंतर पाया जाता है अलग अलग देशों में। दूसरा कारण बताया साधन गहनता या फैक्टर इंटेंसिटी को। तो अब हम देख रहे हैं फैक्टर इंटेंसिटी को, तो जिसको एल्सवर्थ ने कहा कि उत्पादन में प्रयुक्त 2 या अधिक साधनों में से प्रत्येक के सापेक्ष उपयोग की मात्रा के रूप में इसको परिभाषित किया है कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में साधनों का जो अनुपात प्रयोग किया जाता है उसको फैक्टर इंटेंसिटी कहा जाता है। वैकल्पिक रूप में साधन गहनता का अर्थ है कि वह सापेक्ष अनुपात जिसमें 2 साधन श्रम और पूंजी दिए गए समोत्पाद वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सापेक्ष अनुपात की बात करता है, 2 साधन जिसमें उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इसे चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। चित्र 7.4 में समोत्पाद वक्र सी और एम क्रमशः कपड़े को और मशीनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक जैसे नहीं हैं, अन्यथा वो एक दूसरे को ढक लेते, बिल्कुल कोइंसाइड हो जाते। वे आर पर एक दूसरे को
काटते हैं, लेकिन और ये आर बिंदु जो है दो वस्तुओं की इकाइयों के एक समान संख्या के उत्पादन में समान साधन अनुपात का प्रयोग की बात करता है। तो आर बिंदु के ऊपर का भाग जो है बाईं ओर ऊपर का भाग पूंजी संगम स्थिति को बताता है, और आर के दाएं और नीचे वाला हिस्सा जो है वो श्रम प्रधान स्थिति को बताता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो ऊपर वाले जो हैं आर से वो हैं पूंजी प्रधान और नीचे वाले हैं श्रम प्रधान। तो समोत्पाद वक्र एम पर R1 पर उपयोग किए जाने वाली पूंजी और श्रम की मात्रा OK1 और OL1 है। जैसा आप देख रहे हैं R1 पर OK1 और OL1, और R2 पर जो है वो मात्रा देखेंगे आप OK2 और OL3 है। इसी प्रकार R के ऊपर और बाईं ओर साधन संयोजन में श्रम की तुलना में पूंजी का बड़ा इनपुट शामिल होता है। इसके विपरीत R के दाईं और नीचे की तरफ संयोजनों में इसका उल्टा होता है, यानी कि श्रम का ज़्यादा और पूंजी का कम हो जाता है। ऐसा ही समोत्पाद वक्र C के मामले में भी आप देख सकते हैं S1 और S2 पर। यदि पूंजी की OK1 मात्रा का उपयोग किया जाता है तो मशीन की एक इकाई के लिए बिंदु R1 पर उसके साथ श्रम की OL1 मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन एक इकाई कपड़े के लिए बिंदु S1 पर श्रम की OL2 इकाइयों के साथ पूंजी की OK1 इकाइयों की आवश्यकता होती है। इसी तरह यदि पूंजी की OK2 इकाइयाँ कार्यरत हैं तो एक मशीन का उत्पादन किया जा सकता है जब श्रम की OL3 मात्रा लगाई जाए, और OS जो बिंदु S2 है उस पर कपड़े की एक इकाई के लिए पूंजी की OK3 मात्रा के साथ OL3 मात्रा श्रम की लगानी आवश्यक होती है। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समोत्पाद वक्र M और C के सापेक्ष मशीन एक पूंजीगैन वस्तु है और कपड़ा एक श्रमगैन वस्तु है, सिवाय कि समोत्पाद वक्रों के कटान बिंदु R पर। तो वहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की है, लेकिन बाकी समोत्पाद वक्रों की स्थिति में मशीन पूंजीगैन रहती है और कपड़ा श्रमगैन रहता है। इसलिए सापेक्ष साधन प्रचुरता और साधन गैनता मिलकर लागत में तुलनात्मक अंतर को निर्धारित करते हैं और तदनुसार देश विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण और निर्यात का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार साधन अनुपात, साधन गैनता और साधन कीमतों के आधार पर ही हेक्सर ओलिन ने सामान्यीकरण किया कि पूंजी प्रचुर देश पूंजीगैन वस्तुओं का निर्यात करेंगे और श्रम प्रचुर देश श्रमगैन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। इस सिद्धांत का अब रैखिक दृष्टिकोण हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।